Hi students, welcome everyone. We are back again. I am Tamsa Tyagi, your biology mentor on Rank Plus. So today we'll be starting with our next topic of principles of inheritance, that is sex determination and mutation. आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे आपके एनसीईआरटी का ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पे यू विल बी स्टडिंग अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटेशन दैट आर सीन इन योर जेनेटिक्स एंड देयर आर सर्टेन मेथड्स जिससे सेक्स डिटर्मिनेशन देखी जाती है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर. तो आज का टॉपिक मेरे हिसाब से काफी आसान रहेगा और अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप साथ में क्लियर करते हुए चलिए, ठीक है. इन टॉपिक्स में अगर अभी भी आपको ऐसा लगा है कि आपको कुछ डाउट्स रह गए हैं तो मेरे हिसाब से आज के इस लेक्चर के बाद आपके सारे वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. एनसीईआरटी को साथ में जरूर लेके बैठना क्योंकि एनसीईआरटी के बिना आपकी पढ़ाई अधूरी है, स्पेशली व्हेन यू आर स्टडिंग फॉर योर बायोलॉजी एंड चाहे वो नीट हो, चाहे बोर्ड हो, चाहे सीयूईटी हो. तो बोर्ड्स के लिए भी एंड दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी हमेशा हम एनसीईआरटी को ही ग्रंथ मान के चलते हैं जब बायो की प्रिपरेशन करते हैं. आई डोंट नो अबाउट अदर सब्जेक्ट्स, वो आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट टीचर्स आपको बताएंगे, ठीक है. चलिए सो स्टार्ट करते हैं क्लास के साथ. But before starting the class, I would again like to introduce myself. अगर आप लोग पहली बार मुझसे मुलाकात कर रहे हो तो मेरा नाम है तमसा त्यागी. आई एम योर बायोलॉजी मेंटोर एंड मैं बहुत सालों से बच्चों को यहाँ पर सीयूईटी नीट बोर्ड्स एग्जाम के लिए तैयार करा रही हूँ. आई हैव डन माई मास्टर्स इन बायोकेमिस्ट्री एंड मेरी जितना भी एक्सपीरियंस है इतने हजारों बच्चों को पढ़ाने का वो आपके डेफिनेटली काम आएगा. तो अपनी नॉलेज का बखान करने मैं यहाँ पर नहीं बैठी हूँ क्योंकि मैं अपनी नॉलेज को सिर्फ और सिर्फ वीडियो के थ्रू आप तक शेयर करना चाहती हूँ. चलिए ऑलराइट स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन टॉपिक को समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे. यहाँ पर हमें किसी रेस में नहीं भागना है, पर हमारा जो ये प्रण है ना भाई, 20 दिन की जो प्लेज का हमारा ये प्रण है, हमें इसको पूर्ण करते हुए चलना है. क्योंकि अगर हमने 20 डेज के लिए ठान लिया ना, लिटरली अगर आप लोग ईमानदारी के साथ हमारे साथ यहाँ पर 20 दिन तक पढ़ाई करते हो, आई एम 100% श्योर कि आपका 70% तैयारी बोर्ड एग्जाम्स की यहीं पर हो जाती है अगर आप साइड बाय साइड सेल्फ स्टडी भी करते हुए चल रहे हो तो, ठीक है. दैट इज इम्पोर्टेंट. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के साथ बिना टाइम को व्यर्थ किए हुए. मेरी हिंदी बहुत आई डोंट नो, आई एम नॉट वेरी गुड इन यूजिंग एप्रोप्रिएट हिंदी वर्ड्स, बट जितना हो सकता है मैं इस्तेमाल करने की कोशिश करती हूँ. चलिए, हैंकिंग 1891 में he could trace a specific nuclear structure all through the spermatogenesis in a few insects, and it was also observed by him that 50% of the sperm received this structure. अब ये क्या बात हो रही है बच्चे? हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैंकिंग. उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे कई इंसेक्ट्स के अंदर, और उन इंसेक्ट्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के दौरान, आप लोग अभी ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ के आए होंगे मीतू मैम से, है ना. तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या प्रोसेस होता है? दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स. तो इसका एक कंप्लीट प्रोसेस रहता है और यही सेम प्रोसेस इंसेक्ट्स में भी दिखता है भाई. ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमंस में होता है ना. तो इस प्रोसेस के दौरान क्या रहता है? इट वॉज ऑब्जर्व दैट 50% जो आपके वहां पे स्पर्म्स थे उनके पास एक स्ट्रक्चर आया था, ठीक है, और 50% के पास स्पर्म्स के पास वो स्ट्रक्चर नहीं आया था. अब आप बोलोगे मैम वो क्या स्ट्रक्चर है जो 50% स्पर्म्स के पास आया? That means 50% of the male gametes were carrying them. Female gametes were carrying them, but 50% of them were not carrying. ऐसा क्या था? So यही आपका क्या था? It was an X body. ठीक है, ये आपका क्या था? It was nothing but your X body. And investigations के बाद
जब दूसरे साइंटिस्ट ने वहां पर इन्वेस्टिगेशंस की तो पता चला कि ये जो आपकी एक्स बॉडी है वो और कुछ नहीं बल्कि आपका एक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, वो और कुछ नहीं बल्कि आपका एक्स क्रोमोसोम था। तो 50% मेल गैमीट्स वर कैरिंग दिस एंड 50% वर नॉट कैरिंग दिस। ठीक है, 50% वर नॉट कैरिंग दिस। दिस वॉज नथिंग बट योर एक्स क्रोमोसोम। बात समझ में आई? ठीक है, क्लियर हुई ये बात? yes or no? So investigations by the scientists led to the conclusion that X body of Hanking, ये जो Hanking की X body थी, it was nothing but the X chromosome. अब इसी के बेसिस पे क्या किया गया कि भाई जो मेल्स होते हैं ना, उनके पास जब उनके गैमीट्स फॉर्म होते हैं तो एक के पास एक्स बॉडी जाती है और दूसरे के पास नहीं जाती है। इसी के बेसिस पे क्या की जाती है इंसेक्ट्स के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, इसी के बेसिस पे इंसेक्ट्स के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन की जाती है। एंड दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन इंसेक्ट्स इज नोन एज XO टाइप्स। O बेसिकली रिप्रेजेंट नथिंग, ठीक है, जीरो, यानी कि यहां कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, ये क्रॉस है, एक्स नहीं है। ठीक है, सो हियर नथिंग इज प्रेजेंट। क्लियर हुई ये बात? हाँ, चलिए अब हम आते हैं इनके ऑर्गेनिज्म के डिप्लॉयड सेक्स सेल्स की तरफ। सो जो इनका डिप्लॉयड सेल होता है, इफ वी टॉक अबाउट द फीमेल इंसेक्ट, इट इज कैरिंग XX क्रोमोसोम, यानी यहाँ पे 2 X क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, बट मेल में जैसा कि हमने देखा स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पे हमें क्या पता चला, 50% स्पर्म्स के पास था पर 50% के पास नहीं था। सो मेल का यहाँ पे जीनोटाइप क्या रहता है, XO। ठीक है, मेल का जीनोटाइप यहाँ क्या रहता है, XO। बात समझ में आई? XO। नाउ जब इस तरह से यहाँ पे इनके गैमीट्स फॉर्म होते हैं, बच्चे आप लोग जानते हो गैमीट्स में सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम जाता है। सो यहाँ पे X और X इस तरह के गैमीट्स आएंगे। यहाँ पे 50% के पास X आ रहा है और इधर कुछ भी नहीं आ रहा है। जब इनकी फर्टिलाइजेशन होगी तो यहाँ पे जो जाइगोट बनेगा, सो 50% ऑफ देम विल बी कैरिंग अगेन XX and 50% of them will again carrying XO. So यानी कि यहाँ पर 50% चांस है कि फीमेल फॉर्म होगा और 50% चांसेस है कि मेल फॉर्म होगा। सेम ह्यूमन बींग्स की ही तरह है, बट यहाँ पर जो टाइप है ना वो चेंज हो जाता है। क्यों? इट बिकम्स XO टाइप बिकॉज ऑफ द जीनोटाइप। सिंपल। ठीक है, सो इस तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन आपको इंसेक्ट्स में दिखता है, कॉकरोचेस में दिखेगा, ग्रासहॉपर में दिखेगा, राइट? सो इस तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाता है। सिमिलरली नाउ लेट्स कम टू द मेल एंड फीमेल वंस। मेल और फीमेल तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, यहाँ पे XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन दिखता है। ठीक है, सो यहाँ पे डिटरमाइन कौन कर रहा है बेसिकली? अच्छा, पिछले उसमें भी मैं पूछती हूँ, एक सेकेंड। सो यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन में मेन रोल किसका है? सेक्स डिटर्मिन किसके जीनोटाइप के बेसिस पे हो रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ मेल्स, क्योंकि भाई फीमेल के पास तो वैसे भी एक्स ही रहने वाला है, चाहे यहाँ पे कोई भी एग हो हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही कैरी करेगा। सो सेक्स डिटर्मिन किसके बेसिस पे हो रहा होता है? ऑन द बेसिस ऑफ द जीनोटाइप ऑफ योर males. Similarly, in the case of the human beings, the genotype of your male is deciding whether they will be releasing an X carrying sperm or a Y chromosome carrying sperm, है ना? पर हमारे इंडिया में तो दोष दे देते हैं फीमेल्स को, हाँ, कि मुन्ना नहीं हुआ मुन्नी हो गई। हाँ, ऐसा ही होता है ना। और ये तो बहुरानी की गलती है, बहुरानी ने मुन्ना नहीं किया। तो ये बहुरानी की गलती नहीं होती बच्चा, फीमेल्स की यहाँ पे कोई भी एज सच रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है।
टेक्निकली ऑल्सो, बायोलॉजिकली ऑल्सो, फिजिकली, मेंटली कोई भी यहाँ पे आप कारण नहीं दे सकते कि फीमेल्स आर रिस्पॉन्सिबल, बट हाँ बायोलॉजिकली देखें तो मेल्स आर रिस्पॉन्सिबल। वैसे है तो ये मेल्स के भी हाथों में नहीं, दे आर नॉट डिसाइडिंग what kind of sperm is gonna meet the egg, right? But biologically अगर देखें तो they are the deciding factors. Male sperms decides whether the future generation is going to be a girl or a boy, ठीक है? Now जो आपके मेल के जो गैमीट्स रहते हैं आप देख सकते हो, ये आपके मेल के गैमीट्स हैं, X भी हो सकते हैं, Y भी हो सकते हैं. So 50% of them carries the X chromosome and 50% of them carries the Y chromosome. But when we talk about the females, so females हमेशा X chromosome ही carry कर रही होती हैं. Zygote जब यहाँ पे form होता है, so again 50% chances that this can meet this and again 50% chances that this can meet this. Okay? अगर ये आपका X वाला स्पर्म एग के साथ मीट करता है तो अगेन फीमेल विल बी फॉर्म्ड. अगर आपका ये Y वाला स्पर्म एग के साथ मीट करता है तो मेल विल बी फॉर्म्ड. सो देयर इट्स जस्ट लाइक द हेड्स एंड टेल्स इन अ कॉइन, 50-50% चांसेस आर देयर. सो द डिसाइडिंग फैक्टर बायोलॉजिकली इज द sperms in the male, and this type of sex determination is XY sex determination. Clear हुई बात? चलिए ये आप देख सकते हो वही सेम चीज समझाई गई है. मुझे नहीं लगता कि आप में से ऐसा कोई भी बच्चा होगा जिसको ये वाला टॉपिक नहीं समझ आया, और ये बहुत आसान टॉपिक है इस पूरे चैप्टर में. ठीक है, तो फादर इज ऑलवेज XY, मदर इज XX. द गैमीट्स आर X and Y in the case of father and only X, 100% X in the case of mothers, but 50% X and 50% Y in the case of fathers. So it could be this, it could be this. अगर ऐसा होता है तो आपके फीमेल बॉर्न होगी जिसकी 50% प्रोबेबिलिटी रहती है. अगर ये मीट करता है इससे और ये मीट करता है इससे तो दोनों ही केसेस में मेल फॉर्म होता है, तो 50% प्रोबेबिलिटी रहती है मेल चाइल्ड की. सो अगेन 50-50% चांसेस है, इट कुड बी अ मेल, इट कुड बी अ फीमेल चाइल्ड. ओके, similar type of sex determination is seen in your Drosophila melanogaster as well. These are your fruit flies. अभी जो पीछे हम बोल रहे थे ना मॉर्गन ने जिस पे काम किया था, ये वही ड्रोसोफिला है. ठीक है, ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर है ये, और इसको कॉमनली हम क्या कहते हैं, फ्रूट फ्लाई. ठीक है, नाउ द फीमेल इज हैविंग, अगेन यहाँ पर जो फीमेल्स होता है इनके पास हमेशा XX क्रोमोसोम रहते हैं, लेकिन मेल के पास XY क्रोमोसोम रहता है. तो यहाँ पर भी ड्रोसोफिला के केस में भी आपके मेल्स डिसाइड करते हैं कि मेल चाइल्ड का ऑफस्प्रिंग आएगा या फीमेल चाइल्ड का ऑफस्प्रिंग आएगा. सेम चीज यहाँ फॉलो होएगी भाई, सेम चीज फॉलो होएगी. आई कैन ड्रॉ इट अगेन इफ यू वांट, बाकी मुझे लगता नहीं कि आपको जरूरत है दोबारा एक्सप्लेन करने की. सो इफ दिस इज योर फीमेल एंड दिस इज योर मेल पेरेंट, ठीक है, गैमीट्स आएंगे कुछ इस तरह से. Gametes in the case of your female will always be X, and gametes in the case of your father will always be 50% X and 50% Y. तो अगर ये इससे मीट करता है तो XX है, अगर ये इससे मीट करता है तो XY है. सो आपका 50-50% चांस अगेन, ठीक है, 50% chance that there is a female child and 50% chance that there is a male Drosophila which is coming as the offspring. ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया? सभी को समझ में आ गया? बहुत इजी है, बहुत आसान टॉपिक है. आपको सिर्फ यहाँ पे इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर आपको ये पता है ना कि इस ऑर्गेनिज्म में ये वाला टाइप होता है और मेल का जीनोटाइप क्या है, फीमेल का जीनोटाइप क्या है, तो आपके लिए यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करना बहुत आसान हो जाएगा. एग्जाम में जब भी आप इसको एक्सप्लेन करोगे तो यू विल टेल ईच एंड एवरीथिंग देयर
कि विच टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज प्रेजेंट इन दिस ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मेल का जीनोटाइप क्या रहता है, फीमेल का क्या रहता है, कौन यहाँ पे डिटर्मिन कर रहा है, मेल कर रहा है, फीमेल कर रहा है। तो हमेशा जो हेट्रोगैमीट्स जहाँ पे रहते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल पेरेंट हो, हेट्रोगैमीट्स जहाँ पे होंगे वही डिसाइडिंग फैक्टर रहता है किसी भी सेक्स डिटर्मिनेशन में। क्लियर हुई बात? चलो, ऑल राइट, नाउ सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज। अब हनी बीज की हम बात करते हैं। सो हनी बीज के अंदर कुछ थोड़ा सा डिफरेंट तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन दिखता है। आपकी जो फीमेल बी होती है ना बच्चे, वो रहती है डिप्लॉयड, ठीक है, यहाँ पे 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं, ठीक है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं। बट इन द केस, पहले हम ये वाला देखते हैं, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं, और मेल जो होता है, मेल जो रहता है हनी बी के अंदर, वो रहता है हैप्लॉइड, ठीक है, वो कैसा रहता है, हैप्लॉइड। अब आप देखना जरा, जब मियोसिस होगा तो यहाँ पर इनके पास जो एग्स आएंगे, ठीक है, दिस विल बी कैरिंग व्हाट, दिस विल बी कैरिंग, इट कुड बी ए टाइप ऑफ क्रोमोसोम, इट कुड बी बी टाइप ऑफ क्रोमोसोम। यानी कि हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं। बट आपके मेल के केस में देयर विल बी नो मियोसिस। मेल के केस में आपकी किसी भी तरह की मियोसिस नहीं होती, मेल में मियोसिस की रिक्वायरमेंट नहीं है, एज इट इज आपका यहाँ पर गैमीट फॉर्म हो जाता है सिंपली बाय रिडक्शन डिवीजन, सिंपली बाय इक्वेशनल डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन आपकी सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स में दिखेगी। तो यहाँ पे आपके गैमीट्स आ गए, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन जब होगा, जब भी यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, सो दिस विल फ्यूज विद दिस, ठीक है। अब आप देखो, एक चीज देखो, यहाँ पे 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, राइट, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यहाँ पर आपके पास n क्रोमोसोम्स आ गए, ठीक है। समटाइम्स व्हाट हैपेंस दैट दिस fertilizes with this and forms again what, a diploid organism. So this will be a female bee, हमेशा ये फीमेल बी बनेगी, ठीक है, आपका चाहे कोई भी हो, ये यहाँ पे फीमेल बी बनेगी। This is again n and this is n, this is 2n, so diploid female बी बनेगी हमेशा जब भी फर्टिलाइजेशन होगा। बात समझ में आई? क्योंकि फीमेल के जो गैमीट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड गैमीट के साथ हैप्लॉइड मेल गैमीट जब मीट करता है तो एक डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा, और डिप्लॉइड जाइगोट हमेशा किसका होता है, फीमेल का। बट अगर वहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, तो डायरेक्टली फीमेल बी जो होती है, इसके जो गैमीट्स है ना, which are obviously haploid, they does not undergo the fertilization process and ये सीधा डेवलप कर जाते हैं into the haploid male bees, haploid male bees, ठीक है। क्या बात समझ में आई कि ये जो मेल यहाँ पे आए हैं वो बिना फर्टिलाइजेशन के फॉर्म हो जाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर हम पार्थिनोजेनेटिक, यहाँ पे हमने, याद है आपको, पार्थिनोकार्पी हमने पढ़ा था प्लांट्स के अंदर, ये ऑर्गेनिज्म पार्थिनोजेनेसिस से फॉर्म होते हैं। दिस इज पार्थिनोजेनेसिस। क्या है ये? पार्थिनोजेनेसिस, जो हनी बीज में दिखता है। यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स बिना फर्टिलाइजेशन के फॉर्म हो जाते हैं, एंड ओनली मेल बीज यहाँ पर फॉर्म होंगे बिना फर्टिलाइजेशन के, क्योंकि फीमेल बीज तो हमेशा डिप्लॉयड होती हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई? क्लियर? सो हेंस द डिसाइडिंग फैक्टर, हाँ, डिसाइडिंग फैक्टर क्या है यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन का, कि वहां फर्टिलाइजेशन हो रही है या नहीं हो रही है।
क्लियर, ठीक है. सो अगेन फीमेल्स आर डिसाइडिंग whether their gametes are undergoing fertilization or not. If they are not fertilizing तो वहां पे मेल फॉर्म होंगे. अगर फर्टिलाइजेशन होता है किसी भी मेल के साथ तो हमेशा फीमेल फॉर्म होती है. क्लियर, ठीक है. यस और नो. सो वी से दैट हनी बीज के अंदर दे डोंट हैव फादर्स, दे हैव ग्रैंड फादर्स, इसीलिए ये बोला जाता है ना. तो देखो फादर वाली जनरेशन तो यहाँ स्किप ही हो गई, इसको कोई फादर नहीं मिला, है ना. अब ये डायरेक्टली क्या बनेगा, ये किसी का ग्रैंड फादर बनेगा, राइट. यहाँ पे मेल अगर इसके साथ फ्यूज करता है तो उसके बाद अब फीमेल स्पीशीज आएगी, अब फीमेल से मेल बनेगा, तो यहाँ पे हमेशा फादर वाली जो जनरेशन है वो स्किप हो जाती है फॉर द मेल्स, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक नाउ. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हियर व्हिच इज नोन एज हेट्रोगैमेटी. इंटरेस्टिंग एज वेल एज वेरी इजी. ओके, नाउ व्हाट इज दिस हेट्रोगैमेटी? हेट्रोगैमेटी नाम से पता चल रहा है, हेट्रो मीन्स डिफरेंट. हेट्रो का क्या मतलब है? डिफरेंट, अलग, ठीक है. एंड गैमेटी का क्या मतलब है? प्रेजेंस ऑफ योर गैमीट्स, ठीक है. यहां बात हो रही है गैमीट्स की. तो जब भी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट गैमीट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि एक्स वाई, एक्स ओ, है ना, जेड डब्ल्यू, ये सब क्या है? दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ हेट्रोगैमीट्स. ओके, सो दिस टर्म इज नोन एज हेट्रोगैमेटी. क्लियर. अगर ये हेट्रोगैमेटी मेल्स में देखने को मिलती है तो उसको हम मेल हेट्रोगैमेटी बोलते हैं. मेल्स में कहाँ दिखती? ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या मेल्स हेट्रोगैमीट्स होते हैं ना. मेल्स आर एक्स वाई देयर, ठीक है. इवन इंसेक्ट्स के केस में हमने देखा एक्स ओ, ड्रोसोफिला के केस में भी एक्स वाई. सो दे ऑल शो व्हाट? मेल हेट्रोगैमेटी. उस सबके सब मेल हेट्रोगैमेटी शो करते हैं. क्लियर. सो आइदर विद और विदाउट द एक्स क्रोमोसोम, या तो एक्स क्रोमोसोम होगा या नहीं होगा, या फिर एक्स क्रोमोसोम के साथ वाई क्रोमोसोम रहेगा. आई हैव टोल्ड यू, ठीक है. XO is the case of your insects and XY Drosophila, even your human beings. So these are all male heterogamety. Female heterogamety में क्या रहेगा भाई? यहाँ पर जो different gametes हैं वो obviously किस में रहेंगे? Females के अंदर. So ये example आपको birds में दिखता है जहां पर males के अंदर जो आपका gametes रहते हैं that is ZZ. एंड फीमेल्स के अंदर रहता है ZW. सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ फीमेल हेट्रोगैमेटी. सो हेंस यहां पर ये डिसाइड करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है. बिकॉज द एग्स प्रोड्यूस्ड बाय देम विल बी आइदर ऑफ द Z टाइप और ऑफ द W टाइप, बट द स्पर्म्स विल ऑलवेज बी carrying X chromosomes, sorry, the Z chromosomes. Clear? Yes? आसान है, आया सबको समझ? चलिए, तो फीमेल हेट्रोगैमेटी का यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, इसकी सेक्स डिटर्मिनेशन को भी एक बार समझ लेते हैं. बहुत आसान है, सेम चीज है. देखो यहाँ जो मेल है ना, इसके पास हमेशा Z टाइप के ही स्पर्म्स होंगे, ठीक है. सो दिस इज योर मेल. बट फीमेल के पास जो एग्स हैं वो Z भी हो सकता है, वो W भी हो सकता है. अगर ये स्पर्म इसके साथ मीट करता है तो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो ZZ आएगी, यानी कि इट विल बी व्हाट? इट विल बी मेल. बट अगर यही स्पर्म इसके साथ मीट करता है तो हमारे पास जो अगली जनरेशन आएगी दैट विल बी अ फीमेल. So hence this time the deciding factor is whether the female is having the Z chromosome or the W chromosome.
दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज ZW टाइप. ZW बोलो, ZW बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है. तो आजकल हम लोग Z को Z बोलने लग गए हैं, है ना. आप नई जनरेशन हो, आपको हमसे ज्यादा पता है, ठीक है. तो दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. क्लियर हो गई बात ये. लेट्स मूव फर्दर नाउ. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस वेरी क्यूट टॉपिक. बोलोगे मैम आपको तो सारे टॉपिक या तो इंटरेस्टिंग, मजेदार टॉपिक, क्यूट टॉपिक. हाँ, बायोलॉजी को आपने इतना क्यूट कैसे बना दिया. चलो, बायो क्यूट ही है यार. बायोलॉजी क्यूट नहीं लगेगी तो फिर क्या क्या लगेगी बताओ. इतना इंटरेस्टिंग सा तो सब्जेक्ट है. सब कुछ तो आप जानवर, ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, घर गृहस्थी सब तो जान लेते हो यहाँ पे, ठीक है. मेरे हिसाब से तो ये एक जनरल टॉपिक है. चलो, mutation is a phenomenon in which results in the alteration of DNA. क्या होता है म्यूटेशन. म्यूटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर जो आपके जो जीन्स होते हैं ना, उनके अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं, ऑल्टरेशंस आती हैं. ऑल्टरेशन का मतलब क्या होता है, चेंजेस, ठीक है. जब आप अपनी जीन्स को ऑल्टर करवाने जाते हो तो आप चेंज कराते हो ना, या तो उसको खुलवाओगे या टाइट करवाओगे, तो कुछ चेंज हो गया, वो अब ओरिजिनल साइज की नहीं रही. सो ऑल्टरेशन का मतलब होता है चेंज. सो डीएनए के अंदर जब चेंजेस होते हैं, ऑल्टरेशन होती है, इसी को हम म्यूटेशन कहते हैं. एंड कॉन्सिक्वेंटली रिजल्ट्स इन द चेंजेस इन द जीनोटाइप एंड द फिनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म. तो यहाँ पे क्या आता है, चेंज आते हैं किसमें, उनके जीनोटाइप में और फिनोटाइप में, ठीक है. उनके जीनोटाइप और फिनोटाइप में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, यानी कि उनका जीनोटाइप भी बदल जाता है और साथ साथ उनका फिजिकल आउटर अपीयरेंस भी बदल जाता है. इसी को हम बोलते हैं म्यूटेशन. क्लियर हुई ये बात, ठीक है. चलो, इसको थोड़ा सा विस्तार से पढ़ते हैं आगे. नाउ जो ये म्यूटेशन रहती है, म्यूटेशन 2-3 तरह से देखी जाती है जनरली, जनरलाइज्ड तरीके से अगर मैं आपको बताऊं क्लास 12 के सिलेबस के अकॉर्डिंगली. तो म्यूटेशन रहती है पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस, ठीक है. इट कुड बी पॉइंट म्यूटेशन, इट कुड बी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस. पॉइंट म्यूटेशंस कब होती है, जब आपकी किसी स्पेसिफिक जगह पे किसी स्पेसिफिक जीन का वहां पे कोई और जीन उसकी जगह आ जाता है, ठीक है. मान लो ये आपका कोई भी जीन सीक्वेंस है, GATTCGG कुछ भी XYZ. तो अगर इस C की जगह कुछ म्यूटेशन हो गया, कुछ चेंज हो गया और यहाँ पे C की जगह G आ गया, ठीक है. तो अब ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा. अब यहाँ पे कुछ चेंज आ गया, ठीक है. ये चेंज आ गया बच्चे यहाँ पे. तो अब जो ये चेंज यहाँ पे आया है, इससे इसका जीनोटाइप तो बदला ही बदला, है ना. जीन की सीक्वेंस तो चेंज हुई, साथ साथ देखो बच्चे, अभी आगे आगे जब आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की तरफ बढ़ेंगे तो आपको वहां पे समझ में आएगा कि जो 3 जीन्स होते हैं ना, वो एक कोडोन बनाते हैं और हर एक कोडोन एक प्रोटीन को कोड करता है, ठीक है. एवरी कोडोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोडिंग वन प्रोटीन. हर एक कोडोन एक प्रोटीन बनाता है. तो अभी यहाँ पर जो सी था वो हो सकता है वो मिलके कोई और प्रोटीन बना रहा हो, मतलब इट विल बी फॉर्मिंग वन अमाइनो एसिड एंड ये मिलके प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है. मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही अभी. सो वन कोडोन इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर कोडिंग वन अमाइनो एसिड एंड ये सारे अमाइनो एसिड्स मिलके प्रोटीन बनाते हैं. बट यहाँ पे जब अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा तो प्रोटीन भी बदल जाएगा. प्रोटीन बदल जाएगा तो इस जीन सीक्वेंस का जो भी फिनोटाइप था या जो भी उस प्रोटीन का फंक्शन था वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, वो भी ऑल्टर हो जाएगा. तो इसीलिए
हम बोलते हैं म्यूटेशन के अंदर क्या होता है, जीनोटाइप तो बदलता ही बदलता है, साथ साथ उसका फिनोटाइप भी बदल जाता है। और ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है सिर्फ पॉइंट म्यूटेशन का। बच्चे याद रखना, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही जगह पे चेंज आया है, एक ही जीन के अंदर, ठीक है। इसी तरह से एक न्यूक्लियोटाइड का चेंज आया, इसी तरह से कई बारी क्या होता है, आपके ये न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे या तो नए ऐड हो जाते हैं या डिलीट हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाते हैं, या तो लॉस हो जाता है उनका, या उनका एडिशन हो जाता है, इंसर्शन। एंड इससे भी क्या होता है, आपका क्रोमोसोम ऑल्टर हो जाता है, चेंज हो जाता है। लेट मी एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम नाउ। सो सी हियर, ये आपको ज्यादा अच्छे से यहाँ पे समझ में आएगा। दोनों चीजें एक्सप्लेन की गई हैं, पॉइंट भी और फ्रेमशिफ्ट भी। सो देखो, जो मैंने आपको भी लास्ट उसमें बताया था, ओरिजिनल ये सीक्वेंस दी गई है इस तरह से। यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन में क्या हुआ, ये यहाँ पे आपका जो सी था ना, ये चेंज होके यहाँ पे एडिनाइल यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है, ये रिप्लेस हो गया। इसकी वजह से क्या हो गया, आपका पूरा का पूरा सीक्वेंस यहाँ पे ऑल्टर हो जाती है, ठीक है। एक अमीनो एसिड का बदलने का मतलब है कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर का चेंज हो जाना, एंड ओवरऑल अफेक्टिंग द एंटायर फिनोटाइप ऑफ द पर्टिकुलर जीन सीक्वेंस, ठीक है। सिमिलरली इस तरह का जो आपका जो म्यूटेशन रहता है, इसमें हम क्या देखते हैं, ये आपकी सीक्वेंसी TAACT, यहाँ पे क्या हुआ, ये जो C और T है इसके बीच में एक एडिशन हो गया, ऐड हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया। इसकी वजह से क्या हुआ, ये जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स थे ये आगे की तरफ शिफ्ट हो गए, क्योंकि बीच में ये C घुस गया ना यहाँ पे, ठीक है। तो अभी तक यहाँ पे अमाइनो एसिड्स कैसे बन रहे थे, TAA, ये एक अमाइनो एसिड बना रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद CTG एक अमाइनो एसिड बना रहा था, फिर CAG एक अमाइनो एसिड बना रहा था। पर अब क्या हुआ, जो ये TAA है, इसके बाद ये जो यहाँ पे C का एडिशन हुआ है, नाउ द अमाइनो एसिड विल बी चेंज्ड। एंड ये चेंज सिर्फ यही नहीं हुआ, ये अब आगे तक सारा चेंज हो गया बच्चे। इसके बाद का सारे अमाइनो एसिड की सीक्वेंस चेंज हो गई, देख पा रहे हो, CTG CAG जो बनना था वो CCT GCA, मतलब आगे का सब कुछ चेंज हो जाता है, सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड के एडिशन या यहाँ पर डिलीशन भी हो सकता था। तो उससे पूरा का पूरा जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का जो फ्रेम है वो शिफ्ट हो जाता है, एंड फॉर्मिंग कंप्लीटली डिफरेंट प्रोटीन। अब तो यहाँ पूरा का पूरा प्रोटीन ही बदल जाएगा, ठीक है, जब सारी अमाइनो एसिड की सीक्वेंस डिफरेंट हो जाएंगी। सो हेंस दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन इज नोन एज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इस तरह का जो म्यूटेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस। क्लियर हुई, पॉइंट म्यूटेशन में समझ आया, पॉइंट म्यूटेशन में सिर्फ सिंगल बेस पेयर में चेंज आता है, लेकिन फ्रेम शिफ्ट में कंप्लीटली डिलीशंस या इंसर्शंस की वजह से पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का फ्रेम शिफ्ट हो जाता है। क्लियर हुई ये बात, यस और नो? नाउ व्हाट आर द रीजंस दैट कॉजेस दीज म्यूटेशंस? ये म्यूटेशंस हो क्यों रहे हैं? आप बोलोगे मैम कि हो ही क्यों रहा है, जब इससे इतनी प्रॉब्लम आती है तो हमारी बॉडी में ये म्यूटेशंस क्यों हो रहे हैं? बेटा इसके पीछे वेरियस फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, फिजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, केमिकल फैक्टर्स भी होते हैं, और साथ साथ बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं म्यूटेशन के लिए, ठीक है। तो इन जो भी ये फैक्टर्स हैं, चाहे फिजिकल हो, बायोलॉजिकल हो, केमिकल हो, जो म्यूटेशंस को इंड्यूस कर रहे हैं, इंड्यूस करने का मतलब which are basically responsible for producing these type of mutations, इन तरह के फैक्टर्स को हम बोलते हैं म्यूटाजेंस। ऐसे फैक्टर्स जो वहां पर म्यूटेशन लेकर आ रहे हैं ना, उन्हीं को हम म्यूटाजेंस कहते हैं, ठीक है। कैसे फैक्टर रहते हैं बेटा? अगर मैं फिजिकल फैक्टर्स की बात करूं तो ये आपके हो गए इस तरह की रेडिएशंस हो गई, यूवी रेज हो गई,
है ना, एक्सरेज, इवन जो आपके एक्सरेज रहती है ना, जब आप एक्सरे कराने जाते हो वो भी आपकी कभी कभी अगर बहुत ज्यादा एक्सपोजर हो गया, ठीक है, मिस हैंडलिंग की वजह से दे कैन कॉज सर्टेन म्यूटेशंस। देन केमिकल्स में धूम्रपान, ठीक है, आपके जो सिगरेट्स होते हैं उनके अंदर कार्सिनोजेंस होते हैं, ठीक है। देन आपके जो प्रोसेस्ड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉस्मेटिक्स रहते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आपकी कॉज करती है म्यूटेशंस। देन बायोलॉजिकल में क्या आता है आपके, देयर आर सर्टेन वायरसेस, ठीक है, आपके कैंसर कॉजिंग वायरसेस रहते हैं, रेट्रोवायरसेस रहते हैं, देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया, हेलिकोबैक्टर जैसे कि, तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स भी आपके बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल रहते हैं फॉर ब्रिंगिंग आउट दी ऑन्कोजीन्स, ठीक है। तो ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट होते हैं ऑन्कोवायरसेस में। ये स्पेसिफिकली वो वायरस होते हैं जो कैंसर कॉजिंग होते हैं, ठीक है, और ये कैंसर कॉजिंग वायरसेस के अंदर ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर कैंसर कॉज करते हैं, ठीक है, क्लियर हो गई बात, ठीक है। एंड देयर आर सर्टेन प्रोटो ऑन्कोजीन्स जो हमारी बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। आप जानते हो हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ ऐसे प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं जो बाहर के फैक्टर्स से, बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल फैक्टर्स से अगर वहां पर क्या हो गए, एक्टिवेट हो गए और खुद को उन्होंने वहां पर ट्रांसक्राइब करना शुरू कर दिया, तो वो भी कैंसर कॉज करते हैं बॉडी के अंदर। तो उसके लिए भी यही फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हमारी बॉडी के अंदर किसी भी तरह की म्यूटेशन ला रहे हैं, जीन्स के अंदर ऑल्ट्रेशन ला रहे हैं, हमारे जीनोटाइप को चेंज कर रहे हैं, और फर्दर उसकी वजह से जब फिनोटाइप भी चेंज हो जाता है, इन्हीं को हम म्यूटाजेंस कहते हैं। क्लियर हो गई ये बात? यस और नो? हाँ। सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, ठीक है, छोटा सा ये हमारा टॉपिक था आज का। आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। सेक्स डिटर्मिनेशन एंड म्यूटेशन यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगली क्लास में हम लोग जितने भी आपके जेनेटिक डिसऑर्डर्स रहते हैं, चाहे वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हो या मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हो, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग ये वाले टॉपिक्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करके आएंगे। वी आर गोना मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे ट्यून एंड थैंक यू, बाय बाय।